अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिनियामीन शौकत। हम पाकिस्तानी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां सांस लेना भी वबाले जान बन चुका है, जहां हर सांस के साथ इंतहाई खतरनाक केमिकल्स मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने का सबब बन रहे हैं, जहां हर सांस के साथ हमारी जिंदगी मुसलसल कम होती जा रही है। हालात यही रहे तो यकीनी तौर पर खुराक के साथ हम ऑक्सीजन के सिलेंडर भी खरीदा करेंगे। इससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल क्या होगी कि आलूदगी के लिहाज से हमारे अक्सर शहर दुनिया में नंबर 1 ही रहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहाँ दरख्तों की तादाद कुल रकबे के 5% से भी कम है, जबकि बैनुल-अक़वामी इदारों के मुताबिक किसी भी मुल्क में दरख्तों की तादाद 25% रकबे से भी ज़ायद होनी चाहिए। साफ शफाफ हवा चाहिए तो दरख्त लगाना और जंगलात को बढ़ाना ही एक हल है। स्मोक को कंट्रोल करना है तो दरख्त लगाना होंगे, साफ शफाफ हवा चाहिए तो दरख्त लगाना होंगे, फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करना है तो दरख्त लगाना होंगे। बैनुल-अक़वामी माहिरीन को इस बात की फिक्र है कि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग में मुतासर हो रहा है, मगर हमारे साइंसदानों को कोई परवाह नहीं, हमारी हुकूमतों को कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमने कोई ऐसी इमरजेंसी नाफज नहीं की जिसमें बताया गया हो कि हमें ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। हम बातें तो बहुत करते हैं, दावे तो बहुत करते हैं, मगर हमारे यहाँ अमली मंसूबे बहुत कम है। आज का प्रोग्राम जंगलात के बारे में है। हम आपकी कुछ किसानों से मुलाकात करवाएंगे जो कैश क्रॉप से ज़्यादा मुनाफा जंगलात में कमा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के किस इलाके में कौन सा जंगल लगाया जा सकता है। दरख्त हवा में मौजूद कार्बन अपने अंदर जज्ब करता है और हर जानदार के जिंदा रहने के लिए इंतहाई जरूरी चीज ऑक्सीजन मुहैया करता है। दरख्तों की तादाद कम होने के बायस पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में आबो हवा आलूदा हो चुकी है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 98% से ज्यादा लोग आलूदा फिजा में सांस लेने पर मजबूर हैं, जिससे न सिर्फ शहरी सांस और फेफड़ों की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, बल्कि फॉग जैसे माहौलियाती मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। दर्जनों सनतें ऐसी हैं जो लकड़ी से चलती हैं और हमारे यहाँ लकड़ी की कमी के बायस ये सनतें भी बंद पड़ी हैं। अमेरिका समेत दुनिया के अक्सर ममालिक में घर ईंटों की बजाय लकड़ी के बनाए जाते हैं, जिनसे अखराजात में भी कमी आती है और घर भी मजबूत बनते हैं, मगर हमारे यहाँ लकड़ी की कमी की वजह से ये भी नहीं हो सकता। आइए आपको दिखाते हैं कि लकड़ी की कमी से पाकिस्तान में कौन कौन सी सनतें ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं, जिनको चलाकर हम कीमती ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट करके। हम हर साल 400 से 500 मिलियन डॉलर का पेपर इंपोर्ट करते हैं। ये पेपर भी दरख्तों से ही बनता है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ ममालिक से 200 मिलियन डॉलर से ज़ायद की लकड़ी इंपोर्ट करते हैं, जिसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस लकड़ी के दरख्त भी मकामी तौर पर पैदा किए जा सकते हैं। रॉ मटेरियल ना होने के बायस हमारी टिम्बर इंडस्ट्री की ग्रोथ इंतहाई कम है। हम तामीराती मकासद के लिए अच्छी किस्म की प्लाईवुड मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। डिमांड कम होने के बायस मकामी सनत ग्रोथ नहीं कर पा रही। इस वक्त हमारे साथ चंद काश्तकार मौजूद हैं जो गुज़श्ता कई सालों से जंगलात का कारोबार कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि ये कारोबार कैसा है और वो कितना मुनाफा कमा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सबसे पहले ये बताएं कि आपने किस चीज़ का ज़्यादा जंगल लगाया हुआ है? हमने बम्बू का। कितनी देर में तैयार होता है? 3 साल में। 3 साल में। अच्छा, 3 साल में ये तैयार होता है। और इसका जो एक पोल का 1 फुट का जो है ना तकरीबन 75 रुपये फुट सेल होता है बाहर मार्केट में। अच्छा, यानी फी एकड़ आप 3 साल में 10 लाख कमा सकते हैं। हाँ जी। और टोटल खर्चा कितना आता है? तकरीबन 10,000 1 एकड़ पे। सिर्फ 10,000? सिर्फ 10,000 लगाने हैं। उसके बाद इसको खादें खुद डलती हैं? नहीं, कोई खाद नहीं हम डालते। कटाई के बाद सिर्फ हमने पानी लगाना है। इसके बाद कुछ हर 3 साल के बाद ये कटाई के काबिल है। किसी किस्म की कोई खाद नहीं? कोई खाद नहीं। अच्छा, एक दफा जब आपने काट लिया जी जी, फिर दोबारा लगाना है या उसी जड़ों से? वही राजम जो है ना जी, आस्ता आस्ता उससे निकलते हैं। तो 1 साल में राजम निकलेगा, फिर दूसरे साल निकलेगा। जो पहले साल का राजम है ना जी, वो तकरीबन 45 फुट हाइट तक जाएगा। राजम
जो मुट्ठी से गुल्ला निकलता है। तकरीबन दूसरे साल फिर अच्छा, यानी 45। इसके जो टिलर्स हैं हाँ, शगुफ़े बनते रहते हाँ हैं जी, शगुफ़े बनते रहते हैं। तकरीबन 3 साल के बाद कितने साल तक चलता है? ये कितने तकरीबन 25 साल तक चलता है। एक दफा लगाने से 25 साल मुसलसल तक चलता है। 25 साल तक ये पैदावार ये देता चलता है, रहेगा। पैदावार देता है और उसमें कोई खर्चा नहीं आता। इनकम ही इनकम है। सिर्फ आपने पानी लगाना या बारिशों का पानी काफी है? नहीं नहीं, पानी तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ ओके। जी, पानी लगाना। पानी लगाना पड़ेगा, फ्लैट पे हो या ट्रेंचेस पे हो, पानी 7 माह के। किस तरह की जमीन पे ये सही परफॉर्म करता है? हर ज़मीन पे, जो भी ज़मीन है, मेरा है, सेम ज़दा है, कोई भी यहाँ पानी है वहाँ भी हम लगा देते हैं। इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। जी शुक्रिया। हम देखते हैं हमारे साथ मज़ीद कुछ किसान मौजूद हैं। आप बताएंगे किसान ने जो लगाना है कोई भी जंगल, तो उसका तरीकाकार क्या है, क्या स्टेप्स हैं, कैसे वो लगाएगा? सर वो ज़मीन देखनी पड़ती है भी वो कैसी है, दीमक तो नहीं, शोर तो नहीं। ते ज़मीन देख के सारो फिर उसको यानी कि दीमक होवे ते शोर होवे ਉਹਨੂੰ पहले फ्लड करेगा पानी नाल। कितना फासला रखते जे पौधे दे पौधे दा ते लाइन ते लाइन? सर 10 फुट ते नाली निकलदी है, 6 फुट ते पौधा लगदा है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ? ਜੰਗਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੂਤ ਜਾਂ ਟਾਲੀ ਪਾਪੂਲਰ ਇਹ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਲ ਚ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਮਸਲਨ ਤੂਤ ਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ। अच्छा, 25 से 30 लाख, हाँ जी, एकड़ का? हाँ जी, एकड़। कितनी देर बाद? 5-6 साल बाद। पॉपुलर जड़ा है बड़ी अच्छी दरख्त है, अच्छी फसल है। तूत भी अच्छी फसल है। फिर रेठिया वो साढ़े बड़ा काम आता है, वो छेती तैयार अच्छा, होता है। नर्सरियाँ आसानी ना मिल जाती हैं हर साइड तो? हाँ जी, मिल जाते हैं सर। ये हमारे साथ चंद किसान थे जो आपको बिजनेस फिजिबिलिटी के बारे में बता रहे थे कि जंगलात से 20 से 25 लाख भी फी एकड़ कमाया जा सकता है। अगर आपके पास 10 एकड़ हैं तो यकीनी तौर पे आप 5 एकड़ पे जंगलात लगा के ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। शजरकारी के लिहाज से पाकिस्तान को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। किस इलाके में कौन सा दरख्त कमर्शियली ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ माहिर जंगलात तलत अब्बास साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले ये बताएं कि क्या जंगलात लगाना एक मुनाफा बख्श काम है? आप देखें, जंगलात आप 2 रुपये से लेकर 8 रुपये तक का पौधा लेते हैं और 5 से 10 साल के बाद आप लाखों रुपए उससे कमाते हैं। लिहाजा ये बहुत ही एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। किस एरिया में कौन सा दरख्त ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है? जब हम बात करते हैं सतह समंदर के साथ, तो सतह समंदर के साथ हमारे पास जो जंगलात पाए जाते हैं उन्हें मैंग्रोव्स कहते हैं। सतह समंदर से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो पूरे का पूरा जो इंटीरियर सिंध है और हैदराबाद का इलाका है और फिर आपके साउथ पंजाब तक, ये पूरे का पूरा जो बेल्ट है, यहाँ उसे सिंध का गोल्डन ट्री कहते हैं। बाबुल बेसिकली किकर है, लोकली बाबुल कहते हैं, और ये गोल्डन ट्री है पूरे सिंध का, और ये अब बहुत मुनाफा बख्श काम है। चलिए जी, ये अच्छा है। अब उससे आगे आ जाते हैं, सिंध से आगे चलते आप सिंध से बाहर निकलते हैं, आपका जो है वो साउथ पंजाब आता है। साउथ पंजाब की अगर हम जोनेशंस देखते हैं तो साउथ पंजाब का जो पोर्शन जो सिंध के साथ है, ये बेसिकली सब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहलाता है। सब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट वो है जिसमें ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं, ज़्यादातर जो जंगलात हैं, वो कांटेदार पाए जाते हैं। सर, साउथ पंजाब में सफ़ेदा बहुत लग रहा है जबकि वो कांटेदार नहीं है। अभी बात ये कि पिछले कोई 1 साल से सफ़ेदा जो है वो किसी लेवल के ऊपर उसको जो है ना, उसकी जो लगाने की जो है ना, वो उसको रोका गया है, उसे कम किया गया है। बुनियादी तौर पे जो हमारी साउथ पंजाब की टोटल इंटायर लैंड है ना, वो सफ़ेदे को सपोर्ट करती है सिर्फ। क्यों कि वहाँ नीचे जो ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो वाटर लॉक्ड है। सैलिनिटी जो जिसे हम सेम और थोर कहते हैं, उसका एरिया बहुत ज़्यादा है। चलिए सर, जनूबी पंजाब से निकलते हैं, सेंट्रल पंजाब में आ जाते हैं। आप सेंट्रल पंजाब में फॉल करते हैं तो यहाँ ज़्यादातर ब्रॉड लीव्ड जो है ना, वो डिसिडुअस ब्रॉड लीव्ड पौधे पाए जाते हैं। ये वो पौधे हैं जो चौड़े पत्तों वाले हैं, कांटे से बाहर निकले हम, चौड़े पत्ते वाले पौधे हैं, लेकिन ये डिसिडुअस हैं। डिसिडुअस का मतलब है कि ये खिज़ा में पौधे पत्ते जो हैं वो गिरा देते हैं। यहाँ आपको सिमल मिलेगा, यहाँ आपको तूत मिलेगा, यहाँ आपको शीशम मिलेगी, यहाँ आपको
जो है आपको जो बैम्बू है, आल्दो कि ये एक जो है ना ग्रास की कैटेगरी में फॉल करता है, बैम्बू आपको मिलेगा। चलें सर, अपर पंजाब में चलते हैं, पोठोहार रीजन और उसके ऊपर मरी तक। यहाँ आपको नेचुरली जो है कहू मिलेगा, नेचुरली आपको फुलाई मिलेगी, आपको बेरी मिलेगी। कहू बेसिकली वाइल्ड ऑलिव है, ये ऑलिव है, जैतून है, वो आपको मिलेगा इस एरिया में। इसके अंदर डोडोनिया विस्कोसा मिलेगा, जिसे हम सनत्था कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कांटेदार भी पौधे जो हैं, बेरी आपको मिलेगी, बेरी की 2-3 फार्मर कमर्शियल स्केल का फॉरेस्ट बनाना चाहे तो वो वहाँ कौन सा दरख्त लगा सकता है? क्योंकि जितने भी दरख्त हैं, अगर ऑलिव को हम उसकी पैबंदकारी कर दें तो वो फ्रूट दे सकता है, वरना ये सारे बहुत स्लो प्रोसेस वाले हैं, ये जल्दी पैदावार नहीं देते। ऑलिव के अलावा आप फ्लाई लगाएं, बहुत अच्छा होगा। आप अल्बिडा लगाएं, बहुत अच्छी होगी। आप बेरी लगाएं, बहुत अच्छी होगी इस जोन के अंदर। ये बहुत अच्छी, आप इसके अंदर प्रॉफिट जो है वो कमाल। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ सेम पाई जाती है, कुछ एरिया जो वहाँ की नेचुरल कह लें कि जो पॉन्ड्स बने हुए, पॉन्डेज बनी हुई है, उसके साथ का जो एरिया वाटर लॉर्ड एरिया, वहाँ आप यूकलिप्टस लगाएं। सर आखिर में अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पानी के बड़े मसाइल हैं, इसके अलावा जो फार्मर हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, तो वहाँ कौन सा दरख्त, कौन सा जंगलात लगाया जा सकता है? बेसिकली जो हमारी लैंडस्केप है बलूचिस्तान की, वो बहुत ड्राई लैंडस्केप है। हमारे पास जो पोर्शन आता है जो हमारे यहाँ केपी से शुरू होता है जोन सुलेमान रेंज, ये सुलेमान रेंज के बाद इसका सिलसिला, पहाड़ी सिलसिला जैसे ही चेंज होता है ना, उसके साथ उसके फुट हिल्स के ऊपर वो स्क्रब का जो दरख्त जो मैंने आपको पिंडी के जोन में लगाए वो लग सकते हैं, वहाँ लगाए जाते हैं। लेकिन 70% उसका जो एरिया है वो फॉरेस्ट्री जो दरख्तों वाली, जिसे हम ट्री कहते हैं या दरख्त कहते हैं, जो लकड़ी वाला है, उसको सपोर्ट नहीं करता। आपका पाइनस जिराडियाना जो है, जो चिलगोज़ा है, वो तकरीबन 4000 साल पुराने जंगलात हैं वहाँ। जी तलत अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, आप भी अगर अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन देखकर दरख्त लगाएंगे तो यकीनी तौर पर आप कमर्शियली ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। फ़िज़ाई आलूदगी को कम करना सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, बल्कि हम सबको मिलकर काम करना होगा। हुकूमत, किसान और अवाम तीनों मिलकर सिर्फ 3 साल में पाकिस्तान में दरख्तों की तादाद 5% से बढ़ाकर 10% तक कर सकते हैं। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको एक अमली प्लान बताएंगे कि किस तरह तीनों मिलकर दरख्तों की तादाद को बढ़ा सकते हैं और पाकिस्तान से फ़िज़ाई आलूदगी का खात्मा हो सकता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान के कुल जोग्राफियाई रकबे तकरीबन 80 मिलियन हेक्टेयर्स में से सिर्फ 2 मिलियन हेक्टेयर्स पर दरख्त पाए जाते हैं, जो इंतहाई कम है। ये तादाद कम अज़ कम 20 मिलियन हेक्टेयर्स होनी चाहिए, तब ही हम फ़िज़ाई आलूदगी से जान छुड़ा सकते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और ज़राअत को भी शदीद मुतासर कर रही है। आइए देखते हैं कि दरख्तों की कमी इंसानों के साथ साथ और किन मखलूकात को डिस्टर्ब कर रही है। फ़िज़ाई आलूदगी इंसानों में मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियां फैलाने के साथ जानवरों की ग्रोथ को भी मुतासर करती है। फसलों की पैदावार रुक जाती है या इंतहाई कम होती है, फल का जायका मुतासर होता है और हवा में केमिकल की मिकदार ज़्यादा होने के बायस पौधे पर मुख्तलिफ बीमारियां हमला कर सकती हैं। जंगली हयात भी फ़िज़ाई आलूदगी से शदीद मुतासर होती है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर आगा हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है छांगा मांगा जैसा जंगल पाकिस्तान में आज तक कोई दूसरा नहीं बन सका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर फरमाइएगा। हमारे पंजाब में 16 लाख से ज़्यादा एकड़ रकबे पर जंगलात मौजूद हैं, और उसमें अगर आप देखें तो और भी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे जगह ऐसी हैं, जिस तरह पिपली पहाड़ है, जिस तरह चीचावतनी है, लिया में मैं आपको गुजारिश करूँ 20,000 एकड़ का हमारा एक ही प्लाट है, फिर पुनिया प्लांटेशन मियांवाली में है। सर इम्पैक्ट नहीं आ रहा, आप जितनी बता रहे हैं कि हमारे पास इतनी फॉरेस्ट्रेशन हो चुकी है, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल देखें तो नहीं आ रहा। लाहौर आज भी पोल्यूशन में नंबर 1 है, कराची भी अक्सर पोल्यूशन में नंबर 1 होता है। देखिए, जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमारा फॉरेस्ट लैंड ओवरऑल जो हमारी स्टेट लैंड टोटल पंजाब की तमाम ज़मीन है उसके 5% है, लेकिन 5% को अगर आप चाहेंगे कि 5% जो है पूरे पंजाब की सारी ही पंजाब में कंट्रीब्यूट करे और इम्पैक्ट पैदा करे, तो इस तरह नहीं है। जब तक प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट ज़मीनों में भी ही ट्री कवर को हम एनहेंस नहीं करेंगे, उस वक्त आपको इम्पैक्ट महसूस नहीं होगा। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर एक्सटेंशन सर्विसेज हमने शुरू की हुई हैं। हमने काफ़ी इलाकों में
जो प्राइवेट इलाके हैं वह वुड लॉट की शक्ल में हमने प्राइवेट लोगों से ज़मीनों पर दरख्त लगवाए हैं, उनको इंसेंटिव दिया है, उनको गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज़ किया है और सब्सिडी पर पौधे भी दिए हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा एफरेस्टेशन हो रही है और अब तो ज़मींदार भी सेंसिटाइज हो गए हैं कि इस दरख्तों में ना सिर्फ उसको हमारी क्लाइमेट को फ़ायदा है, एटमॉस्फेयर को फ़ायदा है, बल्कि इकोनॉमिकली भी उसको फ़ायदा है। हमारे पास कोई ऐसी इमरजेंसी हुकूमत की तरफ से लगाई गई है कि हम बड़े सीवियर कंडीशंस फील कर रहे हैं तो इस वक्त हम इमरजेंसी लगाएं कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं, तमाम इदारे मिलकर उसमें काम करें? कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है? इमरजेंसी की हद तक तो बात नहीं है, लेकिन ये है कि फॉरेस्ट की हद तक ये कि बहुत वसी पैमाने पर कैंपेन जारी है और यही वजह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पंजाब ने एक एक्सटेंशन विंग हमारा सेपरेट बना दिया है अदर दैन फॉरेस्ट के अलावा। साल 2024-25 के क्या टारगेट्स हैं आपके? कितना एक्सपैंड करेंगे आप जंगलात को? देखिए, हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब की एक स्कीम अब स्टार्ट हो रही है जिसमें एक काफ़ी तादाद में लाखों एकड़ जो ज़मीन है पूरे पंजाब में ना सिर्फ वहाँ हम दरख्त लगाने जा रहे हैं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा टारगेट हमारा है प्राइवेट ज़मीनों पर, जिसमें अब नर्सी हमारी एक्सटेंशन विंग रेस कर चुका है और उसके ज़रिए हम प्राइवेट ज़मीनों पर मैक्सिमम दरख्त लगाने जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं फार्मर्स को जो कमर्शियल बुनियादों पे अपनी ज़मीनों पे ज़रूरी ज़मीनों पे जंगलात लगाते हैं? उसमें अब जो हमारी अब तक स्कीम जो चलती रही है 10 बिलियन सुनामी, उसमें दो चीज़ें थी। एक तो हम सब्सिडाइज रेट पर सिर्फ 2 रुपये का पौधा देते थे, तैयार पौधा ज़मींदार को अपनी ज़मीन में लगाने के लिए, जो बिल्कुल ही नॉमिनल सी कीमत है। सेकेंड ये था कि हम वुड लॉट की शक्ल में प्राइवेट ज़मींदारों को हम पेमेंट करते थे कि जितना भी एक्सपेंस आता है वो ज़मीन पर पौधे लगाए, उसके एक्सपेंस गवर्नमेंट बर्दाश्त करती थी। ना सिर्फ एक्सपेंस बल्कि 2 साल की मेंटेनेंस भी देते थे, जिसकी वजह से पंजाब में बहुत ज़्यादा ट्री कवर जो प्राइवेट ज़मीनों पर है उसमें इजाफा हुआ। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो सुनामी ट्री प्रोग्राम था वो बिल्कुल फ्लॉप था, उसके रिजल्ट नहीं आए, तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है कि सुनामी का पंजाब में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जहाँ जहाँ स्टेट लैंड मौजूद थी, जो पहले खाली ज़मीनें थीं, उसको किसी न किसी तरीके प्लांट अप करने की ज़रूरत थी और प्लांट अप हुई है और बहुत सक्सेसफुल हुई है। अच्छा, ओवरऑल अगर देखें तो हमारे पास यानी महकमा जंगलात के पास सिर्फ 5% रकबा है जहां वो शजरकारी कर रहे हैं और वो 5% भी पूरी तरह अभी ग्रीन नहीं हुआ, उसमें भी बहुत से पैचेस खाली हैं, ग्रे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कब तक वो आप सारे ग्रीन कर लेंगे ग्रे पैचेस? और दूसरा ये कि आपको लगता है कि ये 5% काफ़ी है, इसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमारा जो 5% है उसमें काफ़ी हद तक हम इसको ग्रीन कवर दे चुके हैं। अगर यही स्कीम जिस तरह अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्कीम दोबारा स्टार्ट हो गई है तो ये चलती रहेगी तो अल्टीमेटली ये थोड़ा बहुत रह गया ये कवर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपकी बात को मैं इंडोर्स करता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो स्टेट हमारे पोजेशन में ज़मीन है, इसके अलावा ज़रूरत ये है कि जो बाकी ज़मीन है, जो प्राइवेट ज़मीन है, जो उन पर दरख्त मैक्सिमम नहीं लगेंगे, हमारा अल्टीमेट जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा। यही वजह है कि हमारा जो एक्सटेंशन विंग अलग बनाया गया है उसका काम ही सिर्फ ये है कि प्राइवेट फार्मर को पौधे भी तैयार देना और मैक्सिमम दरख्त लगवाना उनकी ज़मीनों पे। जी वाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जब तक हुकूमत, अवाम, किसान और सारे इदारे मिलकर ट्री प्लांटेशन की तरफ नहीं आएंगे, हमारा मसला हल नहीं हो सकता। शदीद गर्मी और खून जमा देने वाली सर्दी इंसानों के साथ साथ दरख्तों और फसलों को भी शदीद मुतासर कर सकती है। कुदरत से शिकवा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एहतियाती तदाबीर अपनाकर फसलों को नुकसान से बचाया जा सकता है। विंड ब्रेकर ट्रीज यानी एग्रो फॉरेस्ट्री से आप फसलों को मौसमी असरात से बचा सकते हैं। दुनिया भर में ये टेक्नोलॉजी बहुत कामयाब है, इंतहाई सस्ती है। पाकिस्तान में भी चंद काश्तकार इसे बहुत कामयाबी से कर रहे हैं, लेकिन फार्मर्स की अक्सरियत इससे ला इल्म है। आइए आपको बताते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है और किस तरह ये आपकी फसलों को नुकसान से बचा सकती है। ये दरख्त कतारों में इस तरह लगाए जाते हैं कि दरख्तों की लंबाई शिमाल से मगरिब की तरफ हो, या जिस तरह आपकी जमीन में पानी के लिए खाले मौजूद हैं, आप खालों के बन्नों पर भी विंड ब्रेकर दरख्त लगा सकते हैं। विंड ब्रेकर में दरख्त से दरख्त का फासला 8 से 10 फुट होता है।
जबकि किसान अपनी जरूरत के मुताबिक 1 या 2 एकड़ के बाद विंड ब्रेकर लगा सकते हैं। 2 बड़े दरख्तों के दरमियान में कम लंबाई वाला छोटा दरख्त भी लगाया जा सकता है। विंड ब्रेकर की ये सादा सी टेक्नोलॉजी 30% तक हवा की स्पीड को रोककर फसल को नुकसान से बचा सकती है। इसी तरह शदीद गर्मी और शदीद सर्दी में भी ये दरख्त मुआवन साबित होते हैं। फ्लोरिडा स्टेट में 36% रकबे पर जंगलात पाए जाते हैं और वहां फिजाई आलूदगी का नामो निशान नहीं है, जबकि लाहौर में सिर्फ 2% रकबे पर जंगलात हैं और नतीजा हम सब के सामने है, यानी हम अक्सर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त होते हैं। आइए देखते हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक में जंगलात की क्या पोजीशन है और फिजाई आलूदगी का कितना परसेंटेज है। दुनिया के 50 ममालिक ऐसे हैं जिनका जंगल का रकबा कुल रकबे के 50% से ज्यादा पर फैला हुआ है। 50% से कम वाले ममालिक की बात करें तो नॉर्थ कोरिया 49%, रशिया 49%, इंडोनेशिया 48%, ऑस्ट्रिया 47% और वियतनाम के रकबे के 47% पर जंगलात पाए जाते हैं। वतन अजीज भी एक ज़री मुल्क है, मगर बदकिस्मती से हमारे कुल रकबे के सिर्फ 4.7% पर ही जंगल मौजूद है और हम दुनिया में 163वें नंबर पर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी तरफ से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि शहर में दरख्तों की तादाद को बढ़ाया जा सके। फरमाइएगा, हमारे क्या प्रोजेक्ट हैं जो पिछले साल की निस्बत इस साल हम कहें कि स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी कंट्रीब्यूशन ये है कि हम उसकी जो दरख्त हैं, जो प्लांटेशन है, उसको एडिशन करें जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं। उसमें हम हर सीज़न में हम जो है वो अंदाज़न जो है तकरीबन 8 से 10 लाख पौधे जो हैं वो लगाते हैं मुख्तलिफ शहर के हिस्सों में। इस साल भी हमने जो है वो प्लान किया हुआ है। हमारी इस वक्त तकरीबन 3 लाख के करीब जो है वो प्लांटेशन हो चुकी है और हमारा 1 मिलियन का टारगेट है, जिसमें हमने मुख्तलिफ जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी, प्राइवेट जो एसोसिएशन हैं उनको भी ऑन बोर्ड किया हुआ है। अच्छा, हमारे ज़राए के मुताबिक जो आप 1 मिलियन ट्री लगाते हैं, ये 7-8 लाख जो सालाना लगता है, उसमें 50% से ज़्यादा दरख्त सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि आपका टारगेट तो उधर ही हाफ हो गया। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? अगर आप 5 से 6 फीट का पौधा लगाते हैं तो कुछ नेचुरल फिनोमेनन की वजह से फिर भी उसकी मोर्टेलिटी जो है 25 to 30% होती है, विच इज़ वेरी नेचुरल। पहले वक्तों में ये होता था कि शायद कुछ फिगर्स पूरी करने के लिए प्लांट साइज़ जो था वो प्रॉपर नहीं होता था और उस वजह से जो था उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अब लास्ट ईयर हमने जितने हमारी डोनर्स ने हमें पौधे दिए हैं या हमने खुद उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं, तो हमने कोशिश की है कि 5 से 6 फीट से बड़ा का पौधा हो और बाकी फिर उसकी ये है कि जियो टैगिंग की वजह से उसकी हम फॉलोअप भी करते हैं कि वो वहाँ पर सर्वाइवल है या नहीं है और बहुत सी जो हमारी प्लांटेशन साइट्स हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा सर, आपके मुताबिक अगर 1 मिलियन का टारगेट आपने रखा है और आप अचीव कर लेते हैं 70-80%, तो आपको लगता है कि ये दरख्त काफ़ी हैं लाहौर जैसे बड़े शहर में जहाँ आबादी बढ़ रही है, जहाँ इंडस्ट्री बढ़ रही है? इशू ये है कि अब उसके जो एग्जिस्टिंग जो पुराना लाहौर जैसे हम कहते हैं, या नॉर्दर्न साइड या सेंट्रल जो है, वहाँ पर अब बहुत कम स्पेसेस अवेलेबल रह गई हैं। अगर आपको कुछ लगेगा कि बाद वक्त हमने अपने पार्क्स के साथ भी ज़्यादती कर दी है कि अपने पार्क्स में हमने बहुत ज़्यादा प्लांटेशन थिक कर दी है, तो बच्चों के खेलने के लिए या सर्दियों में धूप के लिए जगह नहीं रहेगी। ये तादाद वाक़तन इतनी ज़्यादा नहीं है जो इस लाहौर के लिए उस हवाले से, लेकिन वो उसमें कुछ मास्टर प्लानिंग के इशूज़ हैं, वो अगर रिजॉल्व हों तो फिर इससे ज़्यादा तादाद में पौधे लगाए जाने चाहिए। कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि लाहौर का जो मास्टर प्लान है जिसमें ग्रीन एरियाज़ आपने ज़्यादा रिकमेंड किए हुए हैं वो अप्रूव हो जाएगा और शहरियों को सूखा सांस मिलेगा? देखिए कि मास्टर प्लान लाहौर का क्योंकि आपके जैसे इल्म में बना हुआ है, उसमें कुछ इश्यूज हो गए थे, वो कोर्ट में था, उसका स्टे हो गया। वो बेसिकली जो देखिए जो लंग्स क्रिएट करने हैं वो मास्टर प्लान ने करने। पाकिस्तान में क्या वजह है कि हम छतों को ग्रीन नहीं करवा पा रहे? क्या आपको नहीं लगता कि LEA की तरफ से कोई मास्टर प्लान जो घर का हम नक्शा अप्रूव करवाते हैं उसमें शामिल कर दिया जाए कि घर के आगे भी 2 दरख्त लगाएं, छत के ऊपर भी लगाएं? क्या ये मुमकिन नहीं है? जी बिल्कुल, उसमें जो LDA की एक जो मेरे इल्म में है कि वो ऑलरेडी एक अप्रूव्ड हो चुकी है एक रेगुलेशन कि जिसमें आप एक ख़ास साइट से बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे तो उसके ऊपर रूफ गार्डनिंग आपने करनी है। और इसमें जो हमारा एनवायरनमेंट कमीशन है हाई कोर्ट में बना हुआ, उसने भी बड़ा इसमें पॉजिटिव रोल प्ले किया है। वो जो आप बात कर रहे हैं वो सारी सिविक सेंस, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बातें हैं कि लोगों में ये शऊर आ जाए कि ये जो इतना बड़ा मिनट से इससे फाइट करना है, अगर हमने सारी स्मोक वाला मामला ख़त्म करना है तो हम घर के बाहर दरख्त लगाएं, फिर दरख्तों की हिफाजत करें। PHA का एक मेजर रोल है शहर की फ़िज़ा को साफ़ करने में, तो ये कैंपेन कौन लीड करेगा? क्या किसी जगह पे आपने दस्तक दी कि हम ये कैंपेन करनी चाहिए? देखिए, ये अब जो बेसिकली स्मोक का इशू है, जैसे आपसे डिस्कस हो रहा था, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
तो इसमें कोई एक डिपार्टमेंट होता है, फिर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के भी इशूज़ होते हैं, जुरिसडिक्शंस के भी इशू होते हैं। तो इसमें इसीलिए जो है सीनियर मिनिस्टर साहिबा की ज़ेर निगरानी जो है सीएम साहिबा ने कमेटी बनाई है जो P&D में बेस्ड है, और वो उस तमाम स्टेक होल्डर्स को वहाँ पर बुलाया जाता है। उसमें अगर ट्रैफिक कंजेशन के पॉइंट्स जैसे वो आप देख रहे होंगे आजकल उन पर काम हो रहा है, उसके अलावा एनवायरनमेंट अपना काम कर रहा है, इंडस्ट्री की रीलोकेशन पे काम हो रहा है। कोई इमरजेंसी नाफज की गई है कि ये बड़ा इमरजेंसी वाला काम है, ये फौरी तौर पे किया जाए? आपने शायद पढ़ा होगा कि इसको प्रॉपर्ली अब एक गवर्नमेंट ने एपिडेमिक जो है वो डिक्लेयर कर दिया है फॉर द होल ईयर। जैसे पहले डेंगू को एक दफ़ा किया गया था, तो ये जब एपिडेमिक डिक्लेयर हो गया फॉर द होल ईयर, लेकिन उसकी वर्किंग नज़र नहीं आ रही ना। एपिडेमिक की एक वर्किंग होती है, वो हर कोई सेंसिटाइज हुआ होता है, लेकिन अभी तो आम शहरी को पता ही नहीं है कि नहीं जी। देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुरू हो गई हैं, अलग प्लानिंग फेज़ में थी 2-3 महीने पहले, अब उसमें एग्जीक्यूशन साइड पे आ गई हैं। मैं बहुत सी चीज़ें आपको गिनवा सकता हूँ। जैसे अब ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट सबसे बड़ा होता है कि अगर ट्रैफिक आपकी कंजेस्टेड रहेगी, रुकी रहेगी, उस पर बाकायदा एक कमेटी है, जैसे आज हर वीक उसकी होती है मीटिंग। एग्रीकल्चर अपना काम कर रहा है क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा जो था एग्रीकल्चर का रोल होता है कि ऐसी मशीनरी दी जाए ज़मींदारों को कि वो तल्फ करें जो अपने उसके होते हैं धान की क्रॉप को, वो ये ना करें कि उसके आग ना लगाएं। वो मशीनरी इंपोर्ट हो चुकी है और वो आगे उसकी स्कीम बन रही है कि जी। सफ़ीउल्लाह गोंद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे सारे इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम नंबर ऑफ़ ट्रीज़ को नहीं बढ़ाएंगे, जंगलात का साइज़ नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये स्मोक और जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं इनको हल नहीं किया जा सकता। जियोग्राफिकली पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहाँ चारों अतराफ इंडस्ट्रियल ममालिक पाए जाते हैं जो फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने में 158वें नंबर पर आता है, जबकि फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासरा ममालिक के फहरिस्त में 8वें नंबर पर है। आइए देखते हैं कि कौन सा मुल्क कितनी फ़िज़ाई आलूदगी फैला रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने वाले ममालिक की फहरिस्त में चाइना सरे फहरिस्त है जो ग्लोबल आलूदगी में 30% का हिस्सेदार है। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है जिसका फ़िज़ाई आलूदगी में 15% हिस्सा है। तीसरे नंबर पर हमसाया मुल्क भारत है जो फ़िज़ाई आलूदगी में 7% का हिस्सेदार है। चौथे नंबर पर रूस है जिसका फ़िज़ाई आलूदगी में 5%, और 5वें नंबर पर जापान आता है जो ग्लोबल फ़िज़ाई आलूदगी में 4% का हिस्सेदार है। वतन अजीज इस लिस्ट में बहुत पीछे है। आप दरख्त की जरा नेचर देखिए कि खुद गर्मी और धूप बर्दाश्त करता है और आपको छांव और ठंडी हवा देता है, खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और आपको बेहतरीन ऑक्सीजन देता है। इसलिए दरख्तों की तादाद बढ़ाइए। अगर आप मौसमी सख्तियों से बचना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। आए सब मिलकर अपना फर्ज निभाएं, दरख्तों की तादाद बढ़ाएं। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़री बिजनेस मॉडल और आपके सवालों के जवाब। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सवाल आपके और जवाब हमारे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान के नाम प्रोग्राम में हम आखिरी सेगमेंट सिर्फ आपके लिए रखते हैं। इसमें आप हमें सवालात भेजते हैं और हम बेहतरीन मुमकिना जो जवाबात होते हैं वो आपको देते हैं। आप भी अगर कोई भी ज़राअत के मुताल्लिका सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी छोटी सी वीडियो बनाकर हमें भेजें। हम आपके वीडियो प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चले देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। सफेद मक्खी का इस टाइम फील्ड बहुत ज़्यादा अटैक है, काफ़ी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं मगर सफेद मक्खी का कोई हल नहीं मिल रहा। इनके वास्ते कौन सा स्प्रे इस्तेमाल करना चाहिए? वाइट फ्लाई है सफेद मक्खी का बेहतरीन कंट्रोल वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से ही मुमकिन है, यानी मरबूत तरीके से हशरात को ख़त्म करना। उसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी है, उसमें मैनुअल ट्रीटमेंट भी है, उसमें आपका जो ट्रैप्स होते हैं वो लगाना भी है। एलिस्टल न्यू जो है वो एक अच्छी प्रोडक्ट है, न्यू केमिकल है, न्यू केमिस्ट्री है, नया फार्मूला है। अभी तक जो सफ़ेद मक्खी है वो कुव्वत मुदाफ़त पैदा नहीं कर सकी इसके ख़िलाफ़, तो इसलिए अगर ये वाला जहर करें तो उसका ज़्यादा मस्बत नतीजा आ सकता है। जी, ये सेम थोर का इलाका है। यहाँ पर जब भी जो धान की फसल काश्त की जाती है उसमें से आधी फसल जल जाती है और आधी बच जाती है। हमने काफ़ी स्प्रे और काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करके देखी, अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। सबसे पहले ये करना है कि जो सेम थोर ज़्यादा ज़मीन है इसमें पानी का लेवल चेक करना है कि कितनी सतह पर पानी मौजूद है। अगर पानी ज़्यादा है तो यकीनी तौर पे यहाँ कोई फसल नहीं हो सकती। अगर पानी कम है
तो फिर आपको उसके साइडों पे एक वाटर चैनल यानी खाली बनानी पड़ेगी। उस खाली से जो वाफर पानी है वो साइडों से निकलता जाएगा और आपकी ज़मीन का पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता जाएगा। और साइडों पे कोशिश करें कि सफ़ेदे के दरख्त लगा दें, वो बड़ी जल्दी से पानी चूस कर आपकी ज़मीन का पानी कम कर देता है और जो सेम है ये ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आपने कम से कम 2 से 3 दफ़ा उसमें जंतर काश्त करना है और जंतर को रूटावेटर के ज़रिए आपने ज़मीन के अंदर ही मिक्स कर देना है। इस तरह आपकी ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बहाली की तरफ चली जाएगी और उसके बाद आप जो भी फसल लगाएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जी, हम अक्सर ज़मीन ठेके पे लेते हैं जिसमें हम कपास की फसल और गंदम की फसल काश्त करते हैं। जिस तरह के पिछले साल कपास का जो रेट था वो 8200 रुपये गवर्नमेंट का रेट था और जब मंडी में हम लेके जाते हैं तो तकरीबन हमें 7500 पे वो हम इससे लेते हैं। और इसी तरह गंदम का रेट 4000 था तो वो हमसे 3500 में ले रहे थे। तो ये किसान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये सारा जो प्रॉब्लम है ये ज़री मार्केटिंग में है। किसान को उसकी जनाज का पूरा रेट नहीं मिलता, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो नीचे जा रही हैं और किसान के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। ये गुज़श्ता 1-1.5 साल से ये सिनेरियो चल रहा है, इंतहाई ख़तरनाक है। इस पे सिर्फ हुकूमत एक्शन ले सकती है। मंडियों में आड़ती का सिस्टम है वो भी तकरीबन मिली भगत से ही चल रहा होता है। जो वहाँ आड़ती बैठे हुए हैं उनके अपने ही लोग हैं जो बोली लगाते हैं, लेकिन एंड पे किसान को कुछ नहीं मिलता। जी किसान भाई, ये थे आपके सवालों के जवाब। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और आपको लिए चलते हैं इस हफ्ते की बिजनेस फिजिबिलिटी की तरफ। किसान का नाम बिजनेस मॉडल के साथ मैं हूं अरीबा तारिक। नाजरीन, मशरूम को सुपर फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें गोश्त से भी ज़्यादा प्रोटीन और दीगर ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं। मशरूम का इस्तेमाल मुख्तलिफ खानों में भी किया जाता है और मशरूम फार्मिंग एक इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है। इसी बारे में हम बात करेंगे पाकिस्तान के लीडिंग मशरूम फार्मर से। आइए चलते हैं। पाकिस्तान में मशरूम की फार्मिंग कमर्शियल सतह के अलावा घरेलू सतह पर भी की जा सकती है। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि किस तरह से मशरूम हम घर पर भी उगा सकते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े मशरूम फार्मर रेहान कदीर साहब मौजूद हैं। इनसे इस सेटअप के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको इस सेटअप का आइडिया कैसे आया और आपके इस सेटअप को बनाने में कितनी इन्वेस्टमेंट लगी? जहाँ तक बिज़नेस आइडिया का ताल्लुक है, ये हम बिज़नेस करना चाहते थे, तो कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि पाकिस्तान में हमें कोई अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके जो कि डूएबल भी हो और एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सके और जिसकी मार्केट भी एग्जिस्ट करती हो। तो जब हमने रिसर्च की तो हमें ये लगा कि मशरूम एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ग्रो होती है, लेकिन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो ये इंपोर्ट हो रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें, हम लोकल प्रोडक्शन करें और अपनी जो लोकल मार्केट है उसको दें। तो ये एक बहुत बड़ा स्कोप है पाकिस्तान में जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता है ये। रेहान साहब, ये बताइएगा कि आपका ये फार्म जो है ये कितने रकबे पर है? इसके अलावा आपने कौन सी स्पीशीज़ जो या कौन सी वैरायटी के मशरूम्स लगाए हुए हैं? जहाँ तक रकबे का ताल्लुक है, ये तो एक वेरिएबल फैक्टर है कि आप कितनी प्रोडक्शन करना चाहते हैं। हमारी जो ये फैसिलिटी है ये इट्स अ स्मॉल फैसिलिटी, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस जो है वो हमारा था कि हम एक्सपेरिमेंटल वर्क करें और नई से नई स्पीशी या वैरायटी पाकिस्तान में लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकें। तो कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन कि कितनी स्पीशीज़ हम ग्रो करें, अल्हम्दुलिल्लाह हम 28 स्पीशीज़ के करीब मशरूम्स हैं जो यहाँ पे हम ग्रो कर रहे हैं। जो फंक्शनल मशरूम्स हैं वो ना सिर्फ टेस्टी होती हैं, एडिबल भी होती हैं, टेस्टी होती हैं, बल्कि साथ साथ बहुत सारे उनके मेडिसिनल फ़वाइद भी होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल कंजम्पशन में होती हैं पाकिस्तान में वो बटन मशरूम है, ओयस्टर मशरूम है। सीज़न के हिसाब से मिल्की मशरूम इज़ प्रेफर्ड इन हॉट वेदर, हॉट समर्स, और स्ट्रॉ मशरूम ये वो हैं जो कि अगर एक फार्मर करना चाहता है तो इनिशियली जो है वो गवर्नमेंट मशरूम से स्टार्ट करे एंड ग्रेजुअली गेट द एक्सपर्टीज़, स्किल्स डेवलप करे और साथ साथ फिर जो है वो अपनी जो फंक्शनल मशरूम्स हैं या मेडिसिनल मशरूम्स हैं जिनकी एक मार्केट में वैल्यू है और डिमांड भी है, वो ग्रो करे। जो फार्मर अभी प्रोड्यूस करना चाहता है ये चीज़, आप उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि वो ये वैरायटी प्रोड्यूस करे और उसकी मार्केट वैल्यू बाद में कितने अरसे बाद वो हो जाएगी कि उसके लिए मॉनेटरीली जो है वो फ़ायदा बख्श होगा? ओयस्टर मशरूम जो है एक तो ईजी टू ग्रो है और छोटे एक कमरे में 10 बाय 10 के 10 बाय 12 के कमरे में, इवन 10 बाय 14, 15 जितना भी आपकी लोकेशन है, आप उसमें इवन एक कैबिनेट में आप ग्रो कर सकते हैं और वो ग्रो करें, उससे एक्सपर्टीज़ लें।
एक्सपर्टीज़ लेने के बाद आप ग्रेजुअली जो है मूव करें बटन मशरूम के ऊपर। एक ऐसा फार्मर जो अभी ये सेटअप शुरू करने जा रहा है, आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, सेटअप शुरू करने के लिए सबसे बेहतर तो यही है कि ओयस्टर मशरूम से स्टार्ट किया जाए। अभी सीज़न इज़ ऑलमोस्ट देयर। अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर से हमारा सीज़न स्टार्ट हो जाता है मशरूम का, जो कि आप नेशनल एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ना आपको पहले स्किल्स डेवलप करनी है। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ओयस्टर मशरूम से स्टार्ट करें, उसके बाद आप नेक्स्ट सीज़न में मिल्की मशरूम ग्रो करें, वेरी नेक्स्ट सीज़न आप बटन मशरूम ग्रो करें, जिसकी ज़्यादा डिमांड है। एक बिगनर के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको कितने पैसे उसके पास मौजूद होने चाहिए इस सेटअप को बिल्ड करने के लिए? देखिए, ये वेरिएबल है। अगर आप एक अच्छी फैसिलिटी लगाते हैं तो आपको जो है लाखों रुपये चाहिए, लेकिन अगर आप एक घर की सतह पे अगर एक्सपेरिमेंटल करें तो आपको एक छोटा कमरा आपके पास अवेलेबल होगा, 10 बाय 12 का 10 बाय 14 का कमरा अगर आप स्पेयर कर सकते हैं, और उसके लिए साथ एक छोटी सी जगह जहाँ पे आप जो डर्टी किचन का काम है वो कर सकें, लाइक स्टरलाइजेशन वगैरह होती है तूड़ी की, या जिसको हम स्ट्रॉ कहते हैं, या फिर सॉडस्ट की, वो उसके लिए एक थोड़ी सी जगह हो और उसके पास एक कमरा हो आपका। उस कमरे के अंदर 10 बाय 12 के कमरे के अंदर आप आराम से 25-30 हज़ार के अंदर एक बेहतरीन सेटअप लगा के, और मंथ एंड के ऊपर या साइकिल पूरा होने के ऊपर आप उससे 1.25 लाख रुपए कमा लेते हैं। बहुत शुक्रिया रेहान कदीर साहब।